सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीधा इसी सवाल पर आते हैं कि ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र का नाम बिहार कैसे पड़ा और इसका जो भौगोलिक आकार है वो कैसा है। इस क्षेत्र के नामकरण की कहानी ना सीधे तौर पर 12वीं सदी के इतिहास से जुड़ती है। प्राचीन और मध्यकाल में ये पूरा का पूरा भूभाग ज्ञान और अध्यात्म का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। बिल्कुल, जैसे नालंदा और विक्रमशिला। हाँ, एकदम सही। नालंदा, विक्रमशिला और ओदनपुरी जैसे बड़े बड़े शैक्षणिक और धार्मिक केंद्र यहाँ थे। तो इन केंद्रों के आसपास बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह बहुत ज्यादा थी और बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता था। अच्छा, विहार मतलब जहाँ वो लोग निवास करते हैं या भ्रमण करते हैं। जी। तो जब 12वीं सदी के अंत में सबसे पहले अरब मुस्लिम आक्रमणकारी इस क्षेत्र में आए तो उन्होंने हर जगह इन विहारों की बहुलता देखी। उनके लिए ये एकदम नई चीज थी, तो उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को ही विहारों का प्रदेश या बिहार कहना शुरू कर दिया। मतलब समय के साथ आम बोलचाल में उच्चारण बदला। बिल्कुल, विहार शब्द अपभ्रंश होकर बिहार बन गया। ये तो एक बहुत ही स्पष्ट भाषाई बदलाव है। व का उच्चारण ब में बदल गया। मतलब जो नाम आज हम नक्शे पर देखते हैं वो कोई राजनीतिक नाम नहीं है, बल्कि सीधे इतिहास से जुड़ा है। तो अब अगर हम इसे उसी नक्शे पर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो अक्षांश और देशांतर के वो कौन से आंकड़े हैं जो एकदम सटीक जगह तय करते हैं? देखिए, अक्षांश और देशांतर किसी भी जगह का एकदम सटीक एड्रेस होते हैं। अगर हम इसकी अक्षांशीय स्थिति या लैटिट्यूड देखें तो ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट तक। तो मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका विस्तार लगभग 3 डिग्री के आसपास बैठता है। एकदम सही कैलकुलेशन है। और अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से शुरू होता है। 83 से शुरू होता है? अच्छा। हाँ, और 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक जाता है। 83 से 88 डिग्री, इसका मतलब पूर्व से पश्चिम का फैलाव लगभग 5 डिग्री का है। अरे ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्लियर करता है। अगर उत्तर दक्षिण का फैलाव सिर्फ 3 डिग्री है और पूर्व पश्चिम का 5 डिग्री है तो चौड़ाई लंबाई से ज्यादा हो गई ना? बिल्कुल। तो नक्शे पर यह आकृति एक आयत जैसी, मतलब रेक्टेंगुलर दिखनी चाहिए। और वास्तव में ये एक आयताकार स्वरूप ही है। इसी वजह से इसका पूर्व पश्चिम विस्तार ज्यादा है और उत्तर दक्षिण विस्तार कम है। उत्तर दक्षिण की लंबाई को याद रखने के लिए ना मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है जो एग्जाम में कभी भूलने नहीं देती। अच्छा, कौन सी ट्रिक है वो? वो ट्रिक है 3, 4, 5 किलोमीटर। मतलब ये तो सीधे गिनती है 3, 4 और 5। तो 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो गई। अरे वाह, ये 345 किलोमीटर याद रखने का बहुत ही बढ़िया और तार्किक तरीका है। परीक्षा के दबाव में ऐसे ही ट्रिक्स दिमाग में जल्दी आते हैं। और जैसा कि अभी स्पष्ट हुआ कि चौड़ाई ज्यादा है, तो पूर्व से पश्चिम की कुल चौड़ाई 483 किलोमीटर है। 345 किलोमीटर लंबाई और 483 किलोमीटर चौड़ाई। और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें, समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 173 फीट है। अगर एग्जाम में मीटर में पूछा जाए तो ये लगभग 53 मीटर बैठती है। 173 फीट या 53 मीटर। ये आंकड़ा बहुत कुछ समझाता है कि ये क्षेत्र एक मैदानी इलाका है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से बहुत ज्यादा नहीं है ना? जी बिल्कुल। इसीलिए जब उत्तर में नेपाल के पहाड़ों से नदियां नीचे उतरती हैं तो इस ढलान के कारण पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है, जो बाढ़ का एक बड़ा कारण बनता है। ये एक बहुत ही सटीक भौगोलिक विश्लेषण किया आपने। मैदानी इलाका होने के कारण ही यहाँ की औसत वर्षा भी 112 सेंटीमीटर के करीब दर्ज की जाती है, जो कृषि के लिए बहुत अनुकूल है। एकदम। और इसी पूरे भौगोलिक परिदृश्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो अगर हम इसे पूरे भारत के संदर्भ में देखें तो ये देश का कितना प्रतिशत हिस्सा बनता है? ये भारत के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.86% हिस्सा है। सिर्फ 2.86%? हाँ, और क्षेत्रफल के हिसाब से ये पूरे देश में 12वां सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। कैसा विरोधाभास? क्षेत्रफल में ये 12वां स्थान पर है, लेकिन अगर हम जनसंख्या के हिसाब से देखें तो ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जमीन के मामले में 12वां नंबर, लेकिन आबादी के मामले में सीधा तीसरा। ये आंकड़ा तो चीख चीख कर बता रहा है कि यहाँ जनसंख्या घनत्व कितना ज्यादा होगा। बिल्कुल।
सीमित संसाधनों और जमीन पर आबादी का बहुत भारी दबाव है। तो भूगोल को समझने के बाद अब ये समझना भी जरूरी है कि वर्तमान का ये जो 94,163 वर्ग किलोमीटर का स्वरूप है, ये अस्तित्व में कैसे आया, मतलब इसका गठन कैसे हुआ। इसके लिए हमें इतिहास में जाना होगा। 1905 तक ये पूरा इलाका बंगाल प्रेसिडेंसी का ही एक हिस्सा था। उस समय बंगाल में आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा सब एक साथ जुड़े हुए थे। बाप रे, ये तो प्रशासनिक रूप से बहुत ही विशाल रहा होगा। हाँ, इसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो 1905 के बंगाल विभाजन के बाद ही अलग राज्य की मांग ने जोर पकड़ा होगा। बिल्कुल सही। और इस संघर्ष का परिणाम 12 दिसंबर 1911 को सामने आया, जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। इसी दिल्ली दरबार में पहली बार आधिकारिक तौर पर एक अलग राज्य बनाने की घोषणा की गई। अच्छा, 12 दिसंबर 1911 को सिर्फ घोषणा हुई थी, लेकिन आधिकारिक कागजों पर यह कब आया? यहीं से परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम शुरू होता है। 22 मार्च 1912 को ब्रिटिश सरकार ने एक आधिकारिक अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन जारी किया। 22 मार्च 1912 को जी। इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया कि बंगाल से अलग करके एक नया राज्य बनेगा, जिसमें वर्तमान का बिहार, झारखंड और उड़ीसा शामिल होंगे। और फिर 1 अप्रैल 1912 को इस राज्य की विधिवत स्थापना कर दी गई। एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप पैदा होता है। अगर राज्य की विधिवत स्थापना या कामकाज की शुरुआत 1 अप्रैल 1912 को हुई थी, तो हम स्थापना दिवस 22 मार्च को क्यों मनाते हैं, 1 अप्रैल को क्यों नहीं? ये एग्जाम सेट करने वालों का सबसे पसंदीदा सवाल है। देखिए, इसका प्रशासनिक और कानूनी कारण है। सरकारी काम में ना किसी भी नए निकाय या राज्य के अस्तित्व को उसी दिन से मान्यता मिल जाती है जिस दिन उसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी होती है। ओ, मतलब गैजेट नोटिफिकेशन की डेट। एकदम सही। चूंकि नोटिफिकेशन 22 मार्च को छपा था, इसलिए कानूनी रूप से जन्म उसी दिन मान लिया गया। इसीलिए स्थापना दिवस 22 मार्च को ही मनाया जाता है। ये लॉजिक एकदम क्लियर है। नोटिफिकेशन की तारीख ही जन्म की तारीख है। लेकिन 1912 का वो राज्य आज के नक्शे से तो बहुत अलग था। उसके बाद भी तो कई विभाजन हुए ना? हाँ, सीमाओं का कटना छटना जारी रहा। पहला बड़ा विभाजन 1 अप्रैल 1936 को हुआ, जब ओडिशा को अलग करके एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। तो 1936 में ओडिशा अलग हो गया। उसके बाद केवल बिहार और झारखंड का हिस्सा बचा होगा। जी। और फिर आता है इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम विभाजन, 15 नवंबर 2000 का दिन। इस दिन झारखंड को भी अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड अलग हुआ तो जमीन का बंटवारा किस गणित के हिसाब से हुआ था? बंटवारे के समय राज्य के कुल भौगोलिक भूभाग का 45.845% हिस्सा झारखंड के खाते में चला गया। लगभग 46% जमीन। हाँ, 45.845% जमीन और इसके साथ 18 जिले झारखंड को मिल गए, और जो शेष बचा यानी 54.175% भूमि और 37 जिले, वो हमारा वर्तमान स्वरूप है। ये विभाजन इसलिए भी अहम था क्योंकि 45% जमीन के साथ साथ जो पठारी इलाका और लगभग सारा खनिज संसाधन था वो झारखंड में चला गया। मतलब मिनरल वेल्थ पूरी उधर चली गई। बिल्कुल। और 54% जो बचा वो मुख्य रूप से कृषि योग्य मैदानी इलाका था। रुकिए, आपने कहा कि विभाजन के बाद 37 जिले बचे थे, लेकिन अभी तो हम पढ़ते हैं कि 38 जिले हैं। तो ये 38वां जिला कहाँ से आ गया? विभाजन के ठीक 1 साल बाद यानी 2001 में जहानाबाद से अलग करके एक नया जिला बनाया गया, जिसका नाम है अरवल। अच्छा, अरवल। हाँ, इस तरह अरवल 38वां और सबसे नया जिला बन गया। अब कड़ियां जुड़ रही हैं। 1912 से लेकर 2001 तक की इस यात्रा ने इस 94,163 वर्ग किलोमीटर के नक्शे को तैयार किया। तो राज्य के वर्तमान स्वरूप के बाद अब इसके आंतरिक प्रशासन और राजनीतिक ढांचे की बात करते हैं। अभी आपने बताया कि आबादी देश में तीसरे नंबर पर है। इतनी बड़ी आबादी को प्रशासनिक रूप से संभालने के लिए राज्य को किस तरह से बांटा गया है? इतनी बड़ी आबादी तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रशासनिक विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है। सबसे ऊपर राज्य को 9 प्रमंडलों में बांटा गया है, यानी डिविजन्स। 9 प्रमंडल। जी। प्रमंडल का मुख्य काम कई जिलों के बीच समन्वय स्थापित करना होता है, और इन 9 प्रमंडलों के अंतर्गत कुल 38 जिले आते हैं। 9 प्रमंडल और 38 जिले। तो जिलों के नीचे का ढांचा कैसा है? जिलों को प्रशासनिक सुविधा के लिए 101 अनुमंडलों में बांटा गया है, मतलब सब डिविजन्स। 101 अनुमंडल। हाँ, और
और अनुमंडलों के नीचे 534 प्रखंड या अंचल हैं, जिन्हें हम ब्लॉक्स कहते हैं, जहां से विकास के मुख्य कार्य संचालित होते हैं। और सबसे निचले स्तर पर 8053 पंचायतें हैं, जो ग्रामीण प्रशासन की रीढ़ हैं। अच्छा, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 9 प्रमंडल, 38 जिले, 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड और 8053 पंचायतें। ये तो ग्रामीण और सामान्य प्रशासन हो गया। लेकिन जो शहरी इलाके हैं, उनका ढांचा कैसा है? शहरी आबादी को संभालने के लिए वर्तमान में 19 नगर निगम काम कर रहे हैं। 19 नगर निगम। हाँ, और यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि 19वां और सबसे नवीनतम नगर निगम सहरसा को बनाया गया है। अच्छा, 19वां सहरसा है। तो सामान्य प्रशासन और शहरी प्रशासन तो समझ आ गया, लेकिन कानून व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस का क्या ढांचा है? पुलिस प्रशासन का ढांचा थोड़ा अलग है। राज्य में कुल 44 पुलिस जिले हैं। एकदम से रुकिए, ये कैसे हो सकता है? अगर राज्य में सिर्फ 38 राजस्व जिले हैं, तो 44 पुलिस जिले कैसे आ गए? ये गणित तो समझ से बाहर है। 38 जिलों में 44 एसपी कैसे बैठेंगे? ये राज अक्सर भ्रमित करता है, और यही पॉइंट इंटरव्यू और ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र है। अच्छा, इसे विस्तार से समझते हैं। जो 38 राजस्व जिले हैं, वहां तो 38 पुलिस जिले होंगे ही, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां का भूगोल बहुत जटिल होता है या अपराध नियंत्रण के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इसलिए 38 जिलों के अलावा 2 अतिरिक्त पुलिस जिले बनाए गए हैं, बगहा और नवगछिया। बगहा और नवगछिया, मतलब ये दोनों राजस्व जिले नहीं हैं। यहाँ कोई डीएम नहीं बैठता, लेकिन यहाँ पुलिस अधीक्षक यानी एसपी बैठते हैं। बिल्कुल सटीक समझे आप। अपराध नियंत्रण को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए ये व्यवस्था है। तो 38 और 2 मिलकर 40 हो गए। तो 40 हुए ना, लेकिन आंकड़ा तो 44 का है। बाकी 4 कहां गए? बाकी 4 रेलवे पुलिस जिले हैं। रेलवे का अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और स्टेशनों की सुरक्षा सामान्य पुलिस थानों से अलग तरीके से संचालित होती है। ओह, रेलवे पुलिस। हाँ, तो 4 रेलवे पुलिस जिले बनाए गए हैं। ये हैं जमालपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर और पटना। अरे वाह! 38 राजस्व जिले, 2 अतिरिक्त भौगोलिक पुलिस जिले मतलब बगहा और नवगछिया, और 4 रेलवे पुलिस जिले जमालपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर और पटना। कुल मिलाकर 44 पुलिस जिले। इस तरह टुकड़ों में तोड़ने पर यह जटिल आंकड़ा बिल्कुल साफ हो गया। जी। प्रशासन और पुलिस के बाद अब विधायिका की बात करते हैं। नियम और कानून बनाने वाली संस्था का स्वरूप कैसा है? यहाँ का विधानमंडल द्विसदनीय है, यानी बाइकैमरल। इसका अर्थ है कि यहाँ 2 सदन काम करते हैं, निचला सदन विधानसभा और उच्च सदन विधान परिषद। हर राज्य में तो द्विसदनीय व्यवस्था नहीं होती, ये कुछ ही राज्यों में है। तो इन दोनों सदनों में सीटों का बंटवारा कैसे है? विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। इन 243 सीटों में से समाज के वंचित वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। 38 सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित हैं और केवल 2 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित हैं। सिर्फ 2 सीटें एसटी के लिए, ऐसा क्यों? और वो 2 सीटें हैं कौन से? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। एसटी यानी आदिवासी समुदाय की सीटें केवल 2 इसलिए हैं क्योंकि साल 2000 में जब झारखंड अलग हुआ ना, तो अधिकांश आदिवासी बहुल पठारी इलाके झारखंड में चले गए। अच्छा, इस वजह से। हाँ, तो वर्तमान स्वरूप में केवल कटोरिया जो बांका जिले में है और मनिहारी जो कटिहार जिले में है, यही 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें बची हैं। कटोरिया और मनिहारी, मतलब झारखंड विभाजन का ये एक सीधा राजनीतिक प्रभाव है कि 243 में से केवल कुछ सीटें एसटी के पास हैं। और विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं। ये तो हुई राज्य स्तर की बात। अगर हम राष्ट्रीय स्तर यानी संसद में प्रतिनिधित्व देखें तो लोकसभा के लिए 40 सीटें हैं। इन 40 में से 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। और राज्यसभा में? राज्यसभा में कुल 16 सीटें हैं। तो 243 विधानसभा, 75 विधान परिषद, 40 लोकसभा और 16 राज्यसभा। ये पूरा राजनीतिक ढांचा जिस आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसके सटीक आंकड़े क्या हैं? अगर हम 2011 की आधिकारिक जनगणना के आंकड़े देखें तो कुल जनसंख्या 10,40,99,452 थी। 10.40 करोड़। जी, लेकिन हाल ही में 2022-23 में जो जाति आधारित गणना हुई है, उसके अनुसार जनसंख्या बढ़कर 13,07,25,310 हो गई है। 2011 में 10.40 करोड़
और 2022-23 में 13.07 करोड़। ये एक बहुत बड़ा उछाल है जो फिर से उसी बात को साबित करता है कि इतने छोटे भूभाग पर संसाधनों का कितना दबाव है। खैर, आंतरिक ढांचे से बाहर की ओर बढ़ते हुए राज्य की सीमाओं और चौहद्दी की चर्चा करना बहुत जरूरी है। ये 13 करोड़ की आबादी किन सीमाओं के भीतर रह रही है? चौहद्दी को याद रखने का सबसे आसान तरीका है नक्शे के केंद्र में खड़े होकर चारों दिशाओं में देखना। सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ देखते हैं। उत्तर में कोई राज्य नहीं है, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो नेपाल देश के साथ लगती है। नेपाल के साथ कुल 7 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। 7 जिले नेपाल की सीमा पर है। ये हिमालय की तराई का इलाका होगा। बिल्कुल। फिर दक्षिण दिशा की ओर चलें तो वहां झारखंड राज्य स्थित है। झारखंड के साथ 8 जिले सीमा बनाते हैं। उत्तर में नेपाल से 7 जिले, दक्षिण में झारखंड से 8 जिले। अब पश्चिम दिशा में चलते हैं। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और यहाँ भी बिल्कुल 8 जिले ही अपनी सीमा मिलाते हैं। तो दक्षिण में झारखंड से 8 और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से भी 8। और अंत में पूर्व दिशा। पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य स्थित है और इसके साथ मात्र 3 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। यहाँ तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न बन गया, 7-8-3-8। जी, मतलब उत्तर में 7 नेपाल से, दक्षिण में 8 झारखंड से, पूर्व में 3 पश्चिम बंगाल से और पश्चिम में 8 उत्तर प्रदेश से। इस पैटर्न से एक बात तुरंत उभर कर आती है कि सबसे कम जिले पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ लगते हैं, सिर्फ 3 जिले। और यही वो बिंदु है जिसे परीक्षा सेट करने वाले सबसे ज्यादा पकड़ते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल से केवल 3 जिले लगते हैं। इसलिए ये ऑड वन आउट सवालों के लिए एकदम आदर्श स्थिति है। अच्छा, एग्जाम में ऐसे फंसाते हैं? बिल्कुल। परीक्षा में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से नहीं लगता। इसलिए इन तीनों जिलों के नाम बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो 7-8-3-8 का ये सूत्र सीमाओं को याद रखने का सबसे पुख्ता तरीका है। अब सीमाओं को तो हमने अच्छे से नाप लिया। आखिर में बात करते हैं राज्य की सांस्कृतिक और आधिकारिक पहचान की, मतलब राजकीय प्रतीक और चिन्हों की। बिल्कुल। सबसे पहले राजकीय चिन्ह की बात करते हैं। ये बोधि वृक्ष है जो 2 स्वास्तिक चिन्हों के बीच स्थित है। बोधि वृक्ष और स्वास्तिक? हाँ, बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक है जो इस भूमि के प्राचीन इतिहास को सम्मान देता है, और स्वास्तिक शुभता का प्रतीक है। ज्ञान और शुभता का संगम। और राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष पीपल है। पीपल का चयन उसकी गहरी धार्मिक मान्यताओं और पर्यावरण में उसके महत्व के कारण किया गया है। सही बात है। इसके बाद राजकीय पुष्प है गेंदा, राजकीय पशु बैल है और राजकीय पक्षी गौरैया है। इसके अलावा राजकीय मछली मांगुर है, जिसे 2008 में घोषित किया गया था। एक मिनट, मुझे यहाँ एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। आपने जिन प्रतीकों के नाम लिए हैं उनमें से कई ऐसा लगता है हाल ही में बदले गए हैं। क्या गेंदा, बैल और गौरैया हमेशा से ही राजकीय प्रतीक थे? ये एक बहुत ही पैनी नजर है आपकी, और यही वो जगह है जहां पुराने और नए तथ्यों के बीच एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा होता है। साल 2013 में राज्य सरकार ने कई प्रतीकों में एक साथ बड़े बदलाव किए थे। 2013 में? हाँ, 2013 से पहले राजकीय पशु रीछ हुआ करता था। रीछ से बैल का सफर कैसे तय हुआ? इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है। 2000 में झारखंड अलग होने के बाद जंगल और पहाड़ी इलाके राज्य से कम हो गए। अच्छा, तो कृषि पर फोकस आ गया होगा। बिल्कुल। कृषि ही अर्थव्यवस्था का एकमात्र बड़ा आधार बन गई, और बैल सदियों से कृषि और किसानों की रीढ़ रहा है। इसलिए 2013 में रीछ को हटाकर बैल को राजकीय पशु घोषित किया गया, जो राज्य के कृषि प्रधान होने का सम्मान है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार लॉजिक है। मतलब प्रतीक सिर्फ नाम नहीं है, वे अर्थव्यवस्था और भूगोल के बदलाव को भी दर्शाते हैं। और पक्षी के मामले में क्या बदलाव हुआ? 2013 से पहले राज्य पक्षी फाख्ता था, लेकिन बढ़ते शहरीकरण के कारण गौरैया की संख्या तेजी से घटने लगी थी। हाँ, स्पैरो तो अब कम ही दिखती हैं। जी, तो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए और इस छोटे से पक्षी को बचाने की मुहिम के तहत 2013 में फाख्ता की जगह गौरैया को राज्य पक्षी बना दिया गया, और राजकीय पुष्प गेंदा भी 2013 में ही घोषित हुआ था। मतलब 2013 एक टर्निंग पॉइंट था। पशु बना बैल, पक्षी बनी गौरैया और पुष्प बना गेंदा। परीक्षा के दृष्टिकोण से रीछ और फाख्ता पुराने प्रतीक थे
और बैल और गौरैया नए प्रतीक हैं। प्रतीकों के साथ साथ राज्य की भाषा और आधिकारिक गीत भी तो हैं। हाँ, भाषा की बात करें तो प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। और गीत? दो बहुत ही महत्वपूर्ण गीत हैं जिन्हें आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। पहला है राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार, इसका अर्थ हुआ कि भारत के गले का हार। ये राज्य की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है कि कैसे यह भारत के पूर्वी हिस्से में एक महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। इसे किसने लिखा है? इसके गीतकार सत्यनारायण लाल हैं और इसे 2012 में आधिकारिक मान्यता दी गई थी। अच्छा, 2012 में। इसके अलावा एक प्रार्थना गीत भी है जो अक्सर सरकारी विद्यालयों में गाया जाता है। मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे। इसके गीतकार M.R. चिश्ती हैं। मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे। इन शब्दों में कितनी ऊर्जा और आगे बढ़ने की ललक है। यह गीत सीधे तौर पर विकास की उस तीव्र